ये है एक ईयर का प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर ऑफ द आई जो कि आई को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको बोलेंगे रेटिना। केव लेंस यूज किया था, इसके केस में कन्वेक्स साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी बॉडी जब हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर जो कि है सेंस ऑर्गन। हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमें स्टिमुलस को महसूस करने में मदद करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चेंज अगर हो रहा है जो हमारी बॉडी में भी चेंज ला रहा है तो उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे कि अगर आप एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करते ही वहां से हाथ हटा लेते हो तो वहां पे क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट हमारा स्टिमुलस है, जिसके वजह से आपने वहां से हाथ हटा लिया। तो आपको वो ऑब्जेक्ट गर्म कैसे लगा? क्योंकि आपके हाथों में ये सेंसरी सेल्स मौजूद थे। यही सेंसरी सेल्स आपको ये महसूस करवाते हैं कि ऑब्जेक्ट गर्म है, ठीक है। तो जब ये सेंसरी सेल्स एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं तो इसी ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन। तो इसी के ऊपर आज हमारा चैप्टर है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? Sense organs are specialized organs that help us perceive our external and internal environment। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है और बॉडी के बाहर जो हो रहा है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो कुछ भी ऐसे चेंजेस को महसूस करने के लिए आपको कौन मदद करता है? सेंस ऑर्गन मदद करता है। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपको आपके बॉडी के अंदर के चेंजेस और बाहर के चेंजेस को महसूस करने में मदद करते हैं। They include the eyes, ears, tongue and nose and skin। तो आईज आपको लाइट को परसीव करने में मदद करती है, यानी कि आप देख पाते हो किसी भी चीज को आईज के मदद से। फिर ईयर्स आपको साउंड को सुनने में मदद करते हैं। फिर टंग टेस्ट करने में मदद करता है, नोज स्मेल करने में और स्किन टच को फील करने में, प्रेशर को फील करने में। अगर आपके स्किन पे कोई ऐसे प्रेस कर रहा है तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेन सेंस ऑर्गन्स है जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो आसपास के स्टिमुलस को परसीव कर सके ना। अब रिसेप्टर्स क्या है? ये जो रिसेप्टर्स है ना, यही मिला करके क्या फॉर्म करते हैं? सेंस ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। Receptors are specialized tissues or cells within these organs that are sensitive to specific stimuli। यानी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं यही जुड़ जुड़ के क्या फॉर्म करता है? एक सेंस ऑर्गन फॉर्म करता है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स आर दो सेल्स, ठीक है, जो मिल करके क्या फॉर्म करेंगे? सेंस ऑर्गन फॉर्म करेंगे और यही सेंस ऑर्गन्स हमें स्टिमुलस को परसीव करने में मदद करेंगे। अब अलग अलग काइंड्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं ना। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या है? दे डिटेक्ट टच एंड प्रेशर, यानी कि ये यूजुअली स्किन में पाए जाएंगे, है ना, और ये आपको टच को महसूस करने में या प्रेशर को महसूस करने में मदद करेंगे। फिर कीमो रिसेप्टर्स नोज और टंग में पाए जाते हैं। तो टंग में तो ये आपको टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं कि हाँ क्या चीज़ मीठी है, क्या चीज़ तीखा है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। एंड ये नोज में भी पाए जाते हैं तो आपको स्मेल को भी डिटेक्ट करने में मदद करेंगे, यानी कि कौन सी स्मेल है, स्मेल किस चीज़ की है, ये टेस्ट कैसा है। तो ये सब जानने में आपको कौन मदद करेगा? कीमो रिसेप्टर्स, जो कि टंग और नोज में पाए जाते हैं। फिर आता है फोटो रिसेप्टर्स। ये दो तरह के होते हैं और ये आईज में प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो कि आईज में प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है ना, जैसे ही आई जो लाइट होती है वो इन फोटो रिसेप्टर्स पे पड़ती है तो ये जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं एंड दे जनरेट अ सिग्नल। रॉड्स एंड कोन्स फिर क्या करते हैं? जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं और वो सिग्नल जाता है ब्रेन में और ब्रेन समझता है कि अच्छा ये किस चीज़ की इमेज है। ब्रेन परसीव करता है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो दूर से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, आप देख तो रहे हो कि वो आदमी चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपके आईज वो देख रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन आईज क्या करेगी? सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाएगी। क्लियर है? अब ब्रेन देखेगा अच्छा ये तो वही इंसान है, मैंने इसको उस दिन देखा था, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर्ड है।
सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स. नाउ थर्मोरिसेप्टर्स आपको हीट यानी कि गर्मी और ठंडी को महसूस करने में मदद करेंगे. फिर फोनोरिसेप्टर्स आपको साउंड को सुनने में मदद करते हैं, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, आपने वो साउंड सुनी आपके ईयर्स के थ्रू, ठीक है, कोई चिल्ला रहा है. अब ये जो सिग्नल है ना, ये आपके ब्रेन तक जाएगा कि कोई चिल्ला तो रहा है पर ये आवाज मैंने पहले ही सुनी है, ठीक है, तब आप पहचान जाओगे, अच्छा ये तो उसकी आवाज है. क्लियर है? तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर्ड होती है अगर आपने उस इंसान की आवाज पहले भी सुनी होगी तो फोनोरिसेप्टर्स ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं. अब आते हैं इस चैप्टर में मेनली हम लोग को दो सेंस ऑर्गन्स पे एकदम डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करना है. एक है आई एंड दूसरा है ईयर. ठीक है, आईज पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले. बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, सबके अलग अलग फंक्शंस है, लोकेशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करते हैं. नाउ द आईज आर हाउस्ड इन टू डीप सॉकेट्स कॉल्ड द ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स क्या है? आपने अगर कभी एक ह्यूमन स्कल देखा होगा ना, तो उसमें यहाँ पे दो गड्ढे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उसमें. तो यही होता है ऑर्बिट, जिसमें हम लोग आईज फिक्स करते हैं, मतलब जिसमें हमारी आईज फिक्स रहती हैं, हम लोग नहीं करते. ठीक है, तो इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या है, हमारी आईज फिक्स्ड होती है. नाउ eyelids and eyelashes protect the eyes from particles while eyebrows prevent sweat and rain from entering the eye. तो eyelid हो गया, eyelashes हो गया, eyelid ये, eyelashes ये जो hair है, ठीक है, eyebrows ये. तो eyelid और eyelashes जो है ना, ये डस्ट को एंटर नहीं करने देते आई में. जो भी डस्ट पार्टिकल्स है यहाँ पे फंस जाता है. जब भी धूल आगे आती है तो eyelid अपने आप बंद हो जाती है ताकि वो आईज में ना चली जाए धूल. ठीक है ना. अब आईब्राउज क्या करते हैं, यहाँ से मान लो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, पानी, बरसात का पानी यहाँ तक गिर रहा है, तो वो सब किस में ट्रैप हो जाएगा, आईब्राउज में, ताकि वो आईज तक ना जाए. तो इसी तरह आईलिड्स, आईलैशेस और आईब्राउज हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. फिर टीयर ग्लैंड्स. टीयर ग्लैंड्स लोकेटेड इन द आउटर अपर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट सिक्रीट टीयर्स. तो टीयर ग्लैंड्स क्या करते हैं, टीयर्स रिलीज करते हैं. जब भी आप इमोशनल होते हो, चाहे खुशी के वजह से या दुख के वजह से, ठीक है, जब भी आपके आंख में कुछ चला जाता है तो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना. तो ये सब सिचुएशंस में टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं. पर टीयर्स प्रोड्यूस होने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं. जैसे सबसे पहला, टीयर्स आपके आईज को लुब्रिकेट करते हैं, यानी कि ड्राई अप नहीं होने देते, सूखने नहीं देते. एंड क्लीन द आई. अगर आईज में कोई भी कचरा वगैरह है तो वो पानी के थ्रू, टीयर्स के थ्रू निकल जाएगा. Tears also contain the enzyme called lysozyme, जो बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स को किल करता है. तो tears have antiseptic properties, क्योंकि इनके पास कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोजाइम. ठीक है, अब ये होते कहाँ हैं ये भी देख लेंगे. ये टीयर ग्लैंड है, इसको लैक्रिमल ग्लैंड भी बोला जाता है, ये टीयर ग्लैंड है. ठीक है, यहाँ से टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये पाइप है, डक्ट है, टीयर डक्ट. तो यहाँ से ये टीयर ट्रैवल करता है और यहाँ से रिलीज होता है. यहाँ पे टप टप आंसू गिर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से टीयर्स डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू निकाल दिए जाते हैं. अब टीयर्स ड्रेन थ्रू द टीयर डक्ट्स इनटू अ सैक एट द इनर कॉर्नर ऑफ द आई. तो इनर कॉर्नर ऑफ द आई, यहाँ से आंसू गिरते हैं. ठीक है. नाउ अब कंजक्टिवा क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, जो कि आई को प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर इसमें कभी इन्फेक्शन हो जाए ना, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो पूरा लाल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस. ठीक है. द कंजक्टिवा इज अ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई. ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो कि आई को प्रोटेक्ट करती है. इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन. अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंख लाल हो जाता है. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन आईबॉल पे. ठीक है, आईबॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे. द आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, आईबॉल 3 लेयर्स से बना है. आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा. तो सबसे बाहरी लेयर जो है ना, उसको स्क्लेरा बोलते हैं. डिफरेंट कलर से दिखाएंगे. सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्क्लेरा बोलते हैं. आई होप दिख रहा होगा सबको. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर.
इसको स्क्लेरा बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक और लेयर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर होता है, उसको बोलते हैं कोरोइड। दिस इज द कोरोइड। अब कोरोइड के भी अंदर एक और लेयर होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो आई होप मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है, होप समझ में आ जाए आप लोगों को। नाउ दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं रेटिना। इमेज इसी लेयर पे बनती है, आईज के अंदर इमेज जो बनती है वो इसी लेयर पे बनती है। तो अब देख लेते हैं, स्क्लेरा इट इज द टफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्मिंग द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। तो आप देख सकते हो आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है, बीच में तो जो कलर्ड पार्ट होता है आइरिस, ठीक है, इसका जो सराउंडिंग पार्ट है वो क्या होता है, व्हाइट। तो इसी व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं। इट बल्जेस आउट इन द फ्रंट टू फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ना, ये आगे जाके बल्ज आउट हो जा रहा है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आगे जाकर के बल्ज आउट हो जा रहा है। दिस पोर्शन यहां तक तो ठीक था, आगे जाके ऐसे बाहर सा निकल गया। तो ये जो लेयर आगे आके हो जाती है ना, उसको कॉर्निया बोलते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, नाउ इट बल्जेस आउट इन द फ्रंट टू फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो स्क्लेरा आगे जाके बल्ज आउट हो जाता है एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। नाउ अब सेकेंड लेयर है कोरोइड। इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। जो कोरोइड होती है ना, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो आई के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट प्रोवाइड करे आई को। तो कोरोइड इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ द आई एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ डार्क ब्लैक मेलानिन पिगमेंट टू प्रिवेंट लाइट स्कैटरिंग इनसाइड द आई। कलर चेंज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े कोरोइड में। सबसे पहला क्या है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड आई के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट प्रोवाइड करे आई को। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ डार्क ब्लैक पिगमेंट, जिसको बोलते हैं मेलानिन। अब मेलानिन का क्या रोल है, लाइट जब भी हमारे आंखों में आएगी तो वो फैलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मेलानिन होता है इस लेयर में, ताकि ये इसे फैलने ना दे, लाइट को स्कैटर नहीं करने दे। क्योंकि जितनी भी डार्क चीजें होती हैं ना, वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, वो स्कैटर नहीं होने देती है। ठीक है, तो इसीलिए कोरोइड में मेलानिन होता है। It expands at the front to form the ciliary body, which contains smooth muscles that adjust the lens's shape. तो सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है, लेंस के शेप को ऑल्टर करना, चेंज करना। ठीक है, हमारे आईज में भी एक लेंस होता है जो कि उसका शेप चेंज होता रहता है। क्लियर है, तो ये शेप चेंज करता कौन है, सीलियरी बॉडी। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम में, पहले वाला सब कुछ मिटा लेते हैं। अब अलग कलर से हम लोग देखेंगे कि सीलियरी बॉडी और वो क्या क्या पार्ट्स है इसमें इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना, ये आगे जा करके ये जो मसल्स दिख रहे होंगे आपको फ्लैप जैसे, यहाँ पे 2 मसल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, सीलियरी बॉडी है। दिस इज द सीलियरी बॉडी। ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा मैंने बनाया है, ये क्या है, सीलियरी बॉडी है। ठीक है, अब एक और चीज है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, अलग कलर से, लेंस को होल्ड जो करके रखता है ना, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ये बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं। सो दिस इज द सीलियरी बॉडी। ये जो मसल है टेढ़ा बेड़ा सा, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल, सीलियरी बॉडी। और ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स है ना, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो लेंस को अपने जगह पे होल्ड करके रखता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये सीलियरी बॉडी का है। ठीक है, और
ये जो पार्ट है ना जो लेंस को होल्ड करके रखा है, ये सीलियरी बॉडी से भी जुड़ा हुआ है, लेंस से भी जुड़ा हुआ है। इस साइड से सीलियरी बॉडी से जुड़ा हुआ है और इस साइड से लेंस से जुड़ा हुआ है, और ये है क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द आइरिस एंड एक्सटेंशन। अब सीलियरी बॉडी का फंक्शन क्या है एक बार फिर से देखेंगे। विच कंटेन स्मूथ मसल्स, सीलियरी बॉडी के पास स्मूथ मसल्स होते हैं दैट एडजस्ट द लेंस शेप, ये लेंस के शेप को चेंज करने में काम आती है। क्यों, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द आइरिस एंड एक्सटेंशन ऑफ द कोरॉइड इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो आइरिस को क्या बोलते हैं? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये अलग अलग लोगों में वैरी कर सकता है, जैसे कि किसी के अगर ब्लू आईज है तो उसका आइरिस कौन सा कलर का होगा? ब्लू कलर का। किसी के ब्लैक आईज है तो आइरिस ब्लैक है। किसी के ब्राउन आईज है तो आइरिस ब्राउन है कलर में। ठीक है, तो इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। इट हैज रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है, दैट रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये आई है और इसके अंदर भी एक होल होता है। ठीक है, अब ये जो होल है ना, ये क्या है? प्यूपिल है। ये होल क्या है? प्यूपिल। इसी से लाइट आईज के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, लेट्स सपोज कि ये ग्रीन आईज है। ठीक है, तो ये जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये बड़ा छोटा होता रहता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता। क्लियर है? तो दिस इज द प्यूपिल। इसी से लाइट अंदर आती है आईज के, और ये जो कलर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं आइरिस। तो जब भी आप अंधेरे में होगे ना, तो ये प्यूपिल एकदम बड़ा हो जाएगा अचानक से, मतलब ऐसा। अंधेरे में हो गए आप तो प्यूपिल ऐसा हो जाएगा। प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ पाए। भाई अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, जो बची कुची लाइट है वो तो घुसे ताकि कुछ तो दिखे। तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे। ठीक है, और आप देख पाओ क्लियरली। और इसी का उल्टा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है ना, तो ये रहा आइरिस और प्यूपिल एकदम छोटा हो जाता है, एकदम छोटा। ऑलरेडी इतनी लाइट है, इतनी लाइट अगर आइज में जाएगी तो वो फोटो रिसेप्टर्स को डैमेज भी कर सकती है। तो इतनी लाइट नहीं जानी चाहिए, इसीलिए प्यूपिल क्या हो जाता है? अपने आप छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट जाए। ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल आई गेस समझ में आ गया होगा। अब अगर आइरिस का आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो आइरिस क्या है? इसको रब कर लेते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो आइरिस, ये सेकेंड लेयर दिख रही है ना, कोरॉइड, दिस इज द कोरॉइड। ये कोरॉइड है, ये सेकेंड लेयर क्या है? कोरॉइड। और ये कोरॉइड आगे जाके आइरिस बन जाता है। ये जो दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये आइरिस है, और बीच में जो गैप दिख रहा है ना, वही प्यूपिल है। तो ये जो दो पार्ट्स है वो क्या है? आइरिस, और बीच में जो गैप है वो क्या है? प्यूपिल। ये आइरिस बड़ा छोटा होता रहता है और प्यूपिल भी उसी के साथ बड़ा छोटा होता रहता है। नाउ it has radial and circular muscles that regulate the size of the pupil to control the amount of light entering the eye. तो डिम और डार्क लाइट में प्यूपिल डायलेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, while in bright light it is constricted, छोटा हो जाता है प्यूपिल ब्राइट लाइट में। अब इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर, इसी में इमेज फॉर्म होती है। द लाइट सेंसिटिव लेयर कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो इसके पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स आपको डिम लाइट में देखने में काम आते हैं। अगर मान लो थोड़ा अंधेरा है, लाइट उतनी प्रॉपर नहीं है, तो रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और वो आपको डिम लाइट में देखने में काम आएंगे। कोन सेल्स ब्राइट लाइट में ही काम करते हैं,
ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो ही कोन सेल्स काम करेंगे, और ये आपको कलर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते कि अच्छा ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो आप कैसे पता लगा पाते हो? कोन सेल्स के मदद से। ठीक है, तो कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन। आप हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी देखते हो, कलर्ड में देखते हो ना, तो फिर कोन सेल्स की वजह से देख पाते हो। नाउ रॉड्स क्या है? सेंसिटिव टू डिम लाइट बट नॉट कलर। दे कंटेन द पिगमेंट रोडोप्सिन। तो ये कैसे डिम लाइट में आपको, मतलब ये कैसे डिम लाइट में वर्क कर पाते हैं, आप कैसे देख पाते हो? क्योंकि ये डिम लाइट में एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, उस पिगमेंट का नाम क्या है? रोडोप्सिन। इसी पिगमेंट की वजह से आप डिम लाइट में देख पाते हो। दे आर न्यूमरस, बहुत ज्यादा होते हैं, एंड लोकेटेड मोस्टली ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना के आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होंगे और बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। कोन्स, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, कलर डिफ्रेंसिएशन में। दे कंटेन द पिगमेंट आयोडोप्सिन। तो ये कलर्ड विजन के पीछे कौन सा पिगमेंट है? आयोडोप्सिन है। उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बिना आयोडोप्सिन के कोन्स काम नहीं कर पाएंगे। दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड आर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। तो ये रेटिना के आउटर मोस्ट एरिया में नहीं होते, ना ही ये फैले हुए होते हैं, ये रेटिना के एकदम सेंटर में होते हैं और एकदम कंसंट्रेटेड होते हैं। अब बात करते हैं येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अब येलो स्पॉट क्या है? मैक्यूला ल्यूटिया, द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। इस स्पॉट में सारे कोन सेल्स जो है ना एकदम कंसंट्रेटेड होते हैं इस स्पॉट में। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोन सेल्स होते हैं, इसी वजह से इट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। ठीक है, द एरिया ऑफ बेस्ट विजन लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल, यानी कि ये रेटिना के एकदम सेंटर पे पाया जाता है ये स्पॉट। इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स एनेबलिंग द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कलर विजन। तो इस पॉइंट पे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर इमेज इस पॉइंट पे बनती है तो एकदम क्लियर इमेज आपको दिखेगी, एकदम कलर्ड और क्लियर। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इस एरिया में आप नहीं देख सकते। एन एरिया लैटरल टू द येलो स्पॉट ऑन द नेसल साइड। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये नेसल साइड में प्रेजेंट है, वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। तो इसी स्पॉट से जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो आईज को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, सिग्नल्स को ले जाती रहती है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि आप किसी अपने दोस्त को देख रहे हो तो आप पहचानोगे कैसे कि ये मेरा दोस्त है? आप देख तो रहे हो आईज की मदद से, पर ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ब्रेन तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा ये तो, इसको तो पहले भी देखा है, तो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इसी स्पॉट से ऑप्टिक नर्व निकलती है आई के बाहर। It contains no photoreceptor cells, making it a point of no vision. तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इस पॉइंट का कोई भी योगदान नहीं है इमेज फॉर्मेशन में। क्लियर? अब रॉड्स और कोन्स के बीच में एक बार डिफरेंसेस देखेंगे। रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं। रॉड्स रेटिना के पेरिफेरल एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि आउटर रीजन, ठीक है, सराउंडिंग रीजन, मोस्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। कोन सेल सेंटर में पाए जाते हैं। वेरी सेंसिटिव टू लो लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? लाइट। ठीक है, तो अगर कम लाइट भी होती है ना तो ये वर्क करते हैं। ठीक है, डिम लाइट में ये काम करते हैं। ओनली स्टिमुलेटेड बाय ब्राइट लाइट। कोन सेल्स हमेशा ब्राइट लाइट में काम करते हैं। वन टाइप ऑफ रॉड्स ओनली स्टिमुलेटेड बाय मोस्ट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट एक्सेप्ट रेड। तो रॉड सेल्स खाली एक ही तरह के पाए जाते हैं और ये सारे लाइट के कलर्स को देखने में मदद करते हैं एक्सेप्ट रेड। तो जितने भी रेडिश, येलो, ऐसे ऐसे कलर्स होंगे ना तो वो रॉड्स परसीव नहीं कर पाएंगे। 3 types of cones for different light wavelengths, therefore allowing colored perception. तो 3 तरह के कोन सेल्स है मोस्टली सभी लाइट को परसीव करने के लिए, सारे कलर्स को परसीव करने के लिए 3 तरह के कोन सेल्स, जिसके वजह से कोन्स आपको कलर्ड विजन में मदद करते हैं। फिर rapid regeneration of light sensitive pigment therefore can perceive flickering light well. फ्लिकरिंग लाइट क्या है? जो लाइट जगमग जगमग करती रहती है, मतलब अनस्टेबल सोर्स ऑफ लाइट। पूरा एक कांस्टेंट वे में लाइट नहीं मिल रही है,
मतलब वो जगमग जगमग कर रही है, जैसे कोई खराब बल्ब हो गया, खराब ट्यूबलाइट हो गई, तो उस केस में कौन काम करेगा? रॉड सेल्स काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोडोप्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो लाइट डिम हो गई तो रोडोप्सिन प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा। जैसे ही लाइट जो है वो ब्राइट हो जाएगी, रोडोप्सिन क्या है, वापस से ब्लीच हो जाएगा, वापस से डीजेनरेट हो जाएगा। फिर लाइट डिम हुई, वापस रोडोप्सिन जनरेट हो गया। फिर लाइट अगर ब्राइट हो गई तो रोडोप्सिन क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो रॉड सेल्स बहुत ही फटाफट पिगमेंट जनरेट करते हैं। तो फ्लिकरिंग लाइट में आपको देखने में कौन काम आएगा? रॉड सेल्स काम आएंगे। क्लियर है? फिर कोन सेल्स जो है ना, इनमें पिगमेंट उतना फटाफट जनरेट नहीं हो पाता, इसीलिए ये फ्लिकरिंग लाइट के केस में उतना अच्छे से आईज में, मतलब उतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे देखने में। क्लियर है? तो रॉड सेल्स फ्लिकरिंग लाइट में भी देखने में काम आते हैं। कोन सेल्स जो है वो फ्लिकरिंग लाइट में उतना मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इनका पिगमेंट स्लोली जनरेट होता है, और फ्लिकरिंग लाइट तो डिपेंड करता है ना, कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम, तो रॉड सेल्स काम करते हैं उसमें। अब लेंस, it is a transparent, flexible, biconvex, crystalline body located behind the pupil. तो प्यूपिल जो ओपनिंग है ना, जिससे लाइट एंटर करती है, तो जस्ट इसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है। हाँ, लेंस हमारे आईज में भी होता है। लेंस का काम क्या है? हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि लेंस क्या फॉर्म करती है? इमेज, है ना। तो आईज में भी लेंस क्यों प्लेस्ड है? ताकि एक इमेज फॉर्म हो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उसकी इमेज फॉर्म हो सके। तो लेंस जस्ट प्यूपिल के पीछे ही होता है। इट इज बायकन्वेक्स, यानी कि दोनों साइड से ऐसा। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज फ्लेक्सिबल, यानी कि कभी भी ये थिक लेंस हो जाएगा, कभी भी ये थिन लेंस हो जाएगा। तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। नाउ सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी बॉडी पहले ही हमने पढ़ लिया था। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं? लेंस को उनके जगह पे फिक्स करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और सीलियरी बॉडी क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच्ड होते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ने किसको पकड़ा है? लेंस को पकड़ा है। ठीक है, और सस्पेंसरी लिगामेंट को किसने पकड़ा है? सीलियरी बॉडी ने पकड़ा है। वापस हम लोग डायग्राम देखेंगे। ठीक है, एकदम दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए डायग्राम। ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट, इसने लेंस को पकड़ा है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट को भी किसने पकड़ा है? सीलियरी बॉडी ने। ये जो ग्रीन वाला फ्लैप जैसा दिख रहा है ना मसल का, तो ये सीलियरी बॉडी है। तो सीलियरी बॉडी का क्या फंक्शंस है? लोकेशन क्या है? द सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द सीलियरी बॉडी। द सीलियरी बॉडी इज लोकेटेड बिटवीन द कोरॉइड एंड द आइरिस। तो आइरिस और कोरॉइड के बीचों बीच में पाया जाता है। फंक्शन है, इट कंटेन्स मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस, अलाउिंग फॉर द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो कोई दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। कोई पास का ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा कर्व्ड, ज्यादा थिक हो जाएगा। तो ये फ्लैट और थिक कैसे हो पा रहा है? सीलियरी बॉडी के वजह से, सीलियरी मसल्स के वजह से। ठीक है, ये ही लेंस के शेप को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, और हमें ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे देखने में मदद करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है एक्वस एंड विट्रस चैम्बर। तो एक्वस एंड विट्रस चैम्बर, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा होगा आपको कॉर्निया के जस्ट पीछे, ये क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, इसमें वाटर है, एंड दिस इज नोन एज द एक्वस चैम्बर। विट्रस चैम्बर, ये जो अंदर का पूरा सॉलिड एरिया है, जेल लाइक एरिया, इसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं। ये आईबॉल को शेप प्रोवाइड करता है। So this watery liquid is the aqueous chamber and this is the vitreous chamber, this entire region. ठीक है, ये क्या है? vitreous chamber है। The inner cavity of the eyeball is divided into two chambers by the lens, the aqueous and the vitreous chamber. Aqueous chamber कहाँ है? This is the front chamber located between the lens and the cornea. तो lens और cornea के बीच में एक liquid होता है और वही aqueous chamber है। It contains a clear watery liquid called aqueous humor which serves two function. तो aqueous chamber वो जगह है, उसके अंदर एक watery liquid है जिसको बोलते हैं aqueous humor। अब aqueous humor किस लिए वहाँ पे present होता है? पहला, ताकि लेंस मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो जाए, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फिजिकल शॉक। अचानक से आई में अगर कोई शॉक लगे
तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये उसको अब्सॉर्ब कर ले, इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्सॉर्बर, ठीक है। इट रिफ्रैक्ट्स लाइट, रिफ्रैक्ट्स यानी के बेंड्स लाइट, हमने पढ़ा था इसको फिजिक्स में कि वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एंड इट विल बेंड लाइट, इट विल शो रिफ्रैक्शन, क्लियर। अब विट्रस चैम्बर, तो इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इट रिफ्रैक्ट्स लाइट वाले पॉइंट को कि जब भी लाइट एयर को छोड़ करके वाटर में जाएगी तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाते ही लाइट बेंड हो जाएगी, तो तभी रिफ्रैक्शन होगा। और एक्वस ह्यूमर में क्या है, एक्वस ह्यूमर है क्या, वाटर ही तो है, तो ये क्या करेगा, लाइट को बेंड करेगा। अब विट्रस चैम्बर, दिस इज द लार्जर चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द लेंस, तो ये लेंस के पीछे वाला पार्ट है, पूरा आईबॉल का जो पार्ट है बीच में। इट इज फिल्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर, तो इसमें भी एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, पर ये एक्वस ह्यूमर जैसा वाटरी नहीं होता है, इट इज जेल लाइक, ठीक है। विच ऑल्सो हैज टू फंक्शंस, ये आई शेप को मेंटेन करता है एंड इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग्स, तो नर्व एंडिंग्स और रेटिना को प्रोटेक्ट करके रखता है बिकॉज इट इज वेरी डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द आई। अब हाउ डू वी सी, सबसे पहले एंट्री ऑफ लाइट रेज, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो तो आप कैसे उसे देख पा रहे हो, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के आप तक रिफ्लेक्ट हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आपके आईज में एंटर कर रही है, ठीक है। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक कॉर्निया, तो सबसे पहला लेयर क्या था, कॉर्निया, उसके बाद क्या था, वाटरी लिक्विड एक्वस ह्यूमर, उसके बाद क्या है, लेंस, तो लेंस में लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है, सबसे पहले प्यूपिल के थ्रू अंदर जा रही है, ठीक है, तो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड देन लेंस। फिर फोकसिंग ऑफ द इमेज, द कॉर्निया एंड द लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, तो जैसे ही लाइट रेज एंटर कर रही है ना तो कॉर्निया और लेंस क्या करेंगे, उसको एक जगह पे कन्वर्ज कर देंगे, क्योंकि लेंस क्या है, बाय कन्वेक्स है, बाय कन्वेक्स कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है ना, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट रेज ऐसे आ रही है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड देन लेंस, वो बेंड होकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है और इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर रेटिना पे इमेज बन रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्लियर। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो रेटिना में क्या होता है, अब रेटिना पे इमेज बन रही है पर हमें पता कैसे चलेगा, ब्रेन को कैसे पता चलेगा, तो रेटिना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, और जैसे ही इन पे इमेज बनती है ना ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द लाइट इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना, दीज चेंजेस क्रिएट नर्व इम्पल्सेस यानी के सिग्नल्स, ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं ये जो चेंजेस हैं, विच ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, तो ये सिग्नल को कौन पहुंचाता है ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है, कहां से, आईज से, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन, अब ये जो इमेज थी वो रेटिना पे रियल थी और इन्वर्टेड थी ना, रियल मतलब कि लाइट रेज एक्चुअली मीट करके वो इमेज फॉर्म कर रहे हैं, है ना, और इन्वर्टेड यानी कि इमेज उल्टी फॉर्म हुई है, तो रेटिना में तो इमेज उल्टी थी, पर जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा ब्रेन उस इमेज को सीधा करके ही इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इन्वर्टेड रेटिनल इमेज एंड परसीव्स द ऑब्जेक्ट एज अपराइट, मतलब कि अगर मेरे सामने लेट्स से कोई एक बॉटल है तो बॉटल की इमेज मेरे आईज में उल्टी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, पर ब्रेन उसको सीधा ही दिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है कि कैसे लेंस का शेप अपने आप चेंज हो जाता है, जब दूर का ऑब्जेक्ट हो तो चेंज हो गया, जब ऑब्जेक्ट पास का हो तो चेंज हो गया।
तो नियर विजन और डिस्टेंट विजन को एनेबल करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए लेंस का शेप कैसे चेंज होता है, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। यानी कि लेंस अपने आप को ढाल लेता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एकोमोडेशन क्या है? दिस इज द आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, बगल का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो क्या चेंज करना होता है? लेंस का कर्वेचर ज्यादा कर्व्ड है या फ्लैट है, तो वो चेंज होते रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट विजन, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या होगा? फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट द लेंस इज फ्लैटर, लेंस फ्लैट हो जाता है, जो सीलियरी बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है एंड लेंस क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। द लेंस इज फ्लैटर एंड लेस कन्वेक्स, यानी कि कुछ ऐसा। दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए द सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स कीप द लेंस स्ट्रेच्ड। तो सीलियरी मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना, जो लेंस को होल्ड करके रखे हैं, वो उसको स्ट्रेच आउट कर देते हैं, मतलब फ्लैट कर देते हैं फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब नियर विजन में क्या होता है? फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द लेंस बिकम्स थिकर एंड मोर राउंडेड और कन्वेक्स। तो अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस थिक हो जाएगा और राउंडेड हो जाएगा पास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल्स प्रेशर करते हैं लेंस पे और लेंस कर्व्ड हो जाता है, ठीक है, एंड पुल द सीलियरी बॉडी फॉरवर्ड विच रिलीजेस द टेंशन ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सीलियरी मसल जो हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट पे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम लेंस के शेप को चेंज करो। पहले सीलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट उसी प्रेशर को लेंस के ऊपर डाल रहा है, जिसकी वजह से लेंस का जो शेप है वो चेंज हो रहा है एंड अलाउज द लेंस टू बिकम मोर कर्व ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। तो लेंस तो है ही इलास्टिक, तो अगर दूर के ऑब्जेक्ट होंगे तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस कर्व्ड हो जाएगा। क्लियर? यही दो डायग्राम है। यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट दूर था तो लेंस जो है वो हल्का सा फ्लैट है यहाँ पे, पर इस केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट पास में है तो लेंस यहाँ पे क्या है? थिक है, ठीक है, यहाँ पे और कर्व्ड है, राउंडेड है, और इस केस में, दूर वाले ऑब्जेक्ट के केस में फ्लैट है, ठीक है। तो इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। अब आते हैं लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन पे। डार्क अडेप्टेशन क्या है कि मान लो आप एकदम अचानक से एक अंधेरी जगह पे घुस गए तो आपको एकदम भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ताकि जो बची कुची लाइट रेज है वो आपके आईज में एंटर करे और आपको दिखाई दे। तो प्यूपिल का बड़ा होना ये एक तरह का अडेप्टेशन है, इसी को बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन, ठीक है। दिस इज व्हेन योर आईज एडजस्ट टू अ डार्क एनवायरनमेंट आफ्टर बीइंग इन अ ब्राइटली लिट एरिया। इट टेक्स अ शॉर्ट टाइम टू इम्प्रूव योर विजन। तो ऐसा करने में, अगर आप बाहर एकदम जगमगाते एरिया में हो, अचानक से आप किसी अंधेरी जगह पे घुस जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है आपको सब कुछ दिखने में, ठीक है। नाउ द चेंजेस इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। सबसे पहले रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि डिम लाइट में रॉड सेल्स काम करते हैं, तो रॉड सेल्स रोडोप्सिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है। अ पिगमेंट इन द आईज, रॉड सेल्स। द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल टू लेट इन मोर लाइट। तो दो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप डार्क इन्वायरमेंट में भी देख पा रहे हो। पहला, ज्यादा रोडोप्सिन प्रोड्यूस हो रहा है ताकि आप देख पाओ डार्क लाइट में, मतलब डार्क इन्वायरमेंट में। एंड दूसरा क्या है, जो प्यूपिल है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जा रहा है, जो ओपनिंग है वो बड़ी हो जा रही है ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर पाए। अब लाइट अडेप्टेशन में ठीक इसका उल्टा होता है। दिस इज व्हेन योर आईज एडजस्ट टू अ ब्राइट इन्वायरमेंट। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट में थे, अचानक से एकदम बाहर पूरा तेज सनलाइट है, आपको लगेगा कि कितनी लाइट है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में। तो इसी को बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन, ठीक है। इट्स द रिवर्स ऑफ डार्क अडेप्टेशन। इट हैपन्स क्विकली बट यू माइट एक्सपीरियंस अ ब्रीफ डैजलिंग इफेक्ट। डैजलिंग इफेक्ट यानी कि थोड़ा इलेक्ट्रिक सिग्नल सा फील होगा आईज में कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। दिस चेंज इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। जो रोडोप्सिन होता है ना, आप डिम लाइट में थे पहले तो आपके आईज में क्या प्रोड्यूस हुआ था? रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट।
पर अब जब आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपना कलर लूज कर देगा। ये जो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट है ये कलर लूज कर देगा। इसको कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन, विच रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स, जिसके वजह से रॉड सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनका काम भी नहीं है, अभी आप ब्राइट लाइट में हो। तो अभी किसका काम है? कोन सेल्स का काम है। द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो अब जब आप एक ब्राइटली लिट एरिया में जाओगे तो प्यूपिल जो पहले बड़ा था अब वो छोटा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा लाइट एंटर ना करे आईज में, क्योंकि ज़्यादा लाइट क्या करेगी, जो फोटो रिसेप्टर्स है उसको डैमेज कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। द पार्शियल क्लोजिंग ऑफ योर आईलिड्स ऑल्सो हेल्प्स इन लिमिटिंग द एंट्री ऑफ डैजलिंग लाइट। तो आईलिड्स भी स्लाइटली ऐसे हो जाती हैं ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट आईज में जाए। कलर विजन, कौन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कलर विजन में कौन हेल्प करता है? कोन सेल्स। कोन्स आर स्टिमुलेटेड एंड फंक्शन ओनली इन ब्राइट लाइट। ये डिम लाइट में काम नहीं करते, ये खाली अपना जो पिगमेंट है आयोडोप्सिन वो बस ब्राइट लाइट में ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो रॉड्स होते हैं दे फंक्शन इन लो लाइट बट दे डू नॉट डिटेक्ट कलर। तो रॉड सेल्स कलर डिटेक्शन में हेल्प नहीं करते। दिस इज वाई यू कैन नॉट सी कलर्स लाइक रेड और वायलेट इन डिमली लिट और मून लिट एरिया। इसीलिए अगर कोई डिमली लिट एरिया है या ऐसा रूम है जिसमें उतनी लाइट नहीं है तो आप कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपके आईज में कौन सा पिगमेंट जनरेट होगा? रोडोप्सिन। और उसका काम कलर डिटेक्शन नहीं है, उसका काम है आपको डिम लाइट में देखने में मदद करना जहाँ पे कम लाइट हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन आई डिफेक्ट्स के बारे में। आई डिफेक्ट्स क्या है? जब भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आईज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं आई डिफेक्ट, यानी कि आई में कोई डिफेक्ट है। ठीक है ना, अब अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी को पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखाई देते हैं। फिर इसका उल्टा भी होता है कि पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखाई दे रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? आईज में डिफेक्ट है। क्लियर है? तो वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जिसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस नाम में ही इसका आंसर छुपा है कि इसमें क्या होगा, लोगों को पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देंगे पर दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, मतलब ब्लर्ड दिखाई देंगे। क्लियर है? तो people can see near objects clearly but distant objects appear blurry. फिर the image of the distant object is formed in front of the retina. तो इस केस में क्या होता है ना कि जो आईज में इमेज फॉर्म हो रही है उसको रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए। This innermost layer is the retina, मतलब ये जो इनरमोस्ट लेयर है ये रेटिना है। तो इमेज को कहां फॉर्म होना चाहिए? रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए। पर मायोपिक आई के केस में इमेज जो है ना वो रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ मायोपिक आई। तो यहाँ पे इमेज इधर फॉर्म हो रही है, जहां पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रहे हैं वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है, और कहाँ पे? रेटिना के आगे। इसीलिए इन लोग को दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखाई देता है और पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। क्लियर? द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब इसके रीजंस क्या है? आईबॉल इज लेंथेंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कि आईबॉल और लंबा हो गया है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, इमेज यहाँ पे बन रही थी ना, अब मैं अगर इस आईबॉल को और लंबा कर दूं, मतलब और ऐसे बड़ा कर दूं, तो अब रेटिना इधर आ गया पर इमेज तो अभी भी इधर ही बनेगी ना, तो मायोपिया हो जाएगा उस इंसान को। क्लियर है? तो पहला रीजन क्या है? द आईबॉल इज लेंथेंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जिसके वजह से जो इमेज है वो रेटिना के आगे ही फॉर्म हो जाती है। द आई लेंस इज टू कर्व्ड, आई लेंस कुछ ज्यादा ही राउंडेड है, कुछ ज्यादा ही कर्व्ड है। अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में होगा क्या, ये है आई लेंस। ठीक है, इसको रे डायग्राम की तरह ही हम लोग बनाएंगे। ये है आई लेंस और ये है रेटिना। ये जो सरफेस है ना इसको बोलेंगे रेटिना। ठीक है, अब जब भी
दूर से लाइट रेज आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। दूर से लाइट रेज आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट, तो वहां से लाइट रेज आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आ रही है। अब ये जो लाइट रेज है इनको एक्चुअली यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है, इनको कहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाना चाहिए, तभी इसकी क्लियर इमेज फॉर्म होगी, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। थिक लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर देगा, जो लेंस ज्यादा थिक होता है वो लाइट रेज को पहले ही यानी कि यहां पे ही कन्वर्ज कर देगा। तो इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, है ना, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, पर बननी कहां चाहिए थी, रेटिना पे बननी चाहिए थी। तो यही होता है जब लेंस कुछ ज्यादा ही कर्व्ड हो जाए, जो ज्यादा ही कर्व्ड लेंस होगा ना वो लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर देगा, और लाइट रेज को एक्चुअली कहां पे कन्वर्ज होना है, रेटिना पे जा करके होना है, पर ऐसा नहीं होता, रेटिना से पहले ही वो लाइट रेज कन्वर्ज होके इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है, लोगों को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो उतने क्लियर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इमेज ही नहीं बन रही रेटिना पे। अब तो करेक्शन क्या है इसका, इट इज करेक्टेड यूजिंग अ कनकेव और अ डाइवर्जिंग लेंस, पावर ऑफ ग्लासेस इज मेंशन्ड इन माइनस। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, स्पेक्स लगाना। अब स्पेक्स में जो लेंस यूज होगा ना वो लेंस कौन सा होगा, कनकेव होगा, ठीक है, कनकेव लेंस यूज होगा। और यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं उनका जो पावर होता है, स्पेक्स का पावर होता है वो माइनस में मेंशन किया जाता है, जिसको भी मायोपिया है तो उसके स्पेक्स का पावर माइनस में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कनकेव लेंस, तो इस केस में क्या हो रहा है देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कनकेव लेंस से लाइट रेज आ रही है पैरेलली, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन कनकेव लेंस उन्हें स्लाइटली बेंड कर दे रहा है, और ऐसे इस एंगल पे बेंड कर रहा है ताकि जब वो लेंस से दोबारा रिफ्रैक्ट हो तब वो इमेज जाकर के रेटिना पे ही बने। तो ऐसे कनकेव लेंस क्या करता है, ठीक करता है इस डिफेक्ट को। पहले लाइट रेज कनकेव लेंस के थ्रू बेंड हो जा रही है और उसी एंगल पे बेंड होगी ताकि जब वही लाइट रेज, ये जो लाइट रेज है जब ये जाकर के लेंस से बेंड होगी ना तब इमेज अल्टीमेटली कहां पे फॉर्म हो, रेटिना पे ही फॉर्म हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है, फार साइटेडनेस। इसका क्या मतलब होगा कि लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, फार साइटेडनेस, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं पर पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको हाइपरोपिया कहते हैं। पीपल हैव डिफिकल्टी सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स, the image of near objects is formed behind the retina। तो इस केस में क्या हो रहा था, जो इमेज थी वो रेटिना के आगे फॉर्म हो रही थी ना, तो हाइपरोपिया में क्या होगा, जो इमेज है ठीक उसका उल्टा, वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाइपरोपिया में क्या हो रहा है, इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, इधर फॉर्म हो रही है, तो इधर फॉर्म होके करना क्या है, इधर तो सेल्स ही नहीं है ना, रॉड्स कोन्स कुछ है ही नहीं, तो दिखाई थोड़ी देगा उतना अच्छे से ना। तो रीजन क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। मायोपिया के केस में आई बॉल लंबा हो जा रहा था जिसकी वजह से इमेज आगे ही फॉर्म हो जा रही थी, इसके केस में क्या हो रहा है, आई बॉल छोटा हो जा रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ये नॉर्मल साइज है आई बॉल का और यहाँ पे इमेज सही फॉर्म हो रही है, रेटिना पे फॉर्म हो रही है। अगर इस आई बॉल को मैं छोटा कर दूं, ठीक है, इस आई बॉल को मैं छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं, यहाँ पे रेटिना है तो इमेज तो ऑब्वियसली उसके पीछे ही फॉर्म होगी। तो पहला रीजन क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, ये इसका पहला रीजन है हाइपरोपिया का। दूसरा क्या है, लेंस कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है। उस वाले में क्या था, मायोपिया में लेंस कुछ ज्यादा ही कर्व्ड था तो उसने लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर दिया रेटिना से पहले, और फ्लैट लेंस क्या करता है, लाइट रेज को दूर जा करके मिलाता है, दूर जा करके कन्वर्ज करता है, तो वही हुआ इसमें। ये जो लेंस है ये कुछ ज्यादा ही फ्लैट है जिसकी वजह से लाइट रेज रेटिना के भी दूर जा करके मिल रही हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो इस केस में क्या है, जो लेंस है, कहाँ गए, यहाँ पे
द लेंस इज टू फ्लैट। अब इसका करेक्शन क्या है? मायोपिया के केस में कनकेव लेंस यूज किया था, इसके केस में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एक्शन भी तो उल्टा है ना उसका। अब इट इज करेक्टेड यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ द ग्लासेस इज मेंशन्ड इन प्लस। तो ऐसा कोई इंसान जिसको हाइपरोपिया है तो उसके जो स्पेक्स होंगे उसमें जो लेंस लगा होगा उसकी पावर हमेशा प्लस में मेंशन की जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कन्वेक्स लेंस लगा है, जैसे कि ये स्पेक्स है, इसमें कन्वेक्स लेंस है, तो पहले लाइट रेज इससे आ रही है और थोड़ा कन्वर्ज हो जा रही है और उसी एंगल पे कन्वर्ज होगी, ठीक है, ताकि जब यही लाइट रेज लेंस से पास हो तो फाइनली वो रेटिना पे जाकर के ही मिले। वापस से कन्वेक्स लेंस से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और देखो कन्वर्ज हो जा रही है, अंदर के तरफ कन्वर्ज हो जा रही है। कनकेव के केस में क्या था? लाइट रेज डाइवर्ज हो जा रही थी। कन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है? लाइट रेज अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जा रही है और उस एंगल पे कन्वर्ज हो रही है ताकि जब यही लाइट रेज लेंस से होकर के जाए तो ये ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो ताकि ये रेटिना पे ही जाकर के मिले, रेटिना पे ही इमेज बनाए। क्लियर है? तो कन्वेक्स लेंस इसी तरह इस डिफेक्ट को ठीक करने में काम आता है। अब आएंगे एस्टिग्मैटिज्म के ऊपर। Some parts of an object are seen in focus while others appear blurry। मतलब कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उसका कुछ कुछ पार्ट आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है पर कुछ कुछ पार्ट ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कि जो कॉर्निया है ना वो इर्रेगुलर हो गया है, यानी कि कॉर्निया क्या था? सामने वाला बल्ज्ड पार्ट था, है ना, आई के सामने जस्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये जो आगे से बल्ज आउट हुआ रहता है, ठीक है, ये वाला जो है। तो एस्टिग्मैटिज्म में क्या होगा ना, ये जो कॉर्निया है ये थोड़ा रफ हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। पहले कॉर्निया पूरा स्मूथ है, इस केस में क्या हो जा रहा है? वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जा रहा है, थोड़ा अनइवन हो जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कुछ पोर्शंस तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं पर कुछ कुछ पोर्शंस जो है वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं। नाउ करेक्शन क्या? इट इज करेक्टेड विथ सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस से ये डिफेक्ट ठीक हो जाता है। तो ऐसा इंसान जिसको एस्टिग्मैटिज्म हुआ है तो वो स्पेक्स में कैसे लेंसेज यूज करेगा? सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? दिस डिफेक्ट अफेक्ट्स ओल्डर पीपल हु कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये बूढ़े लोगों में होता है जिनको पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उतने क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यूजुअली आपने घर में दादा दादी इन लोगों को देखा होगा कि जब भी वो लोग कुछ भी पास का पढ़ते हैं ना, कोई किताब पढ़ रहे हो तो उनको चश्मे की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि उनको पास के लेटर्स उतने क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं पर दूर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब उसमें क्या हुआ है? फिर प्रेसबायोपिया हुआ है उनको। क्लियर है? Their eye lens loses its flexibility। हमने एकोमोडेशन में पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो अपने आप फ्लैट और अपने आप कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। अगर उसको दूर के डिस्टेंसेस देखने हैं तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अगर उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो वो फ्लैट हो जाएगा, पर अगर उसको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो वो कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है? सीलियरी मसल्स की वजह से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से। वही लेंस पे प्रेशर डालते हैं ताकि वो फ्लैट भी हो सके और कर्व्ड भी हो सके। पर ओल्ड लोगों में क्या होता है ना, इनमें लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से लेंस फ्लैट ही रह जाता है। तो अगर लेंस फ्लैट ही रह जाएगा तो उनको दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर दिखाई देंगे, पर जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने की बात आएगी तो लेंस कर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंस अब उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लैट ही रह गया है। क्लियर है? तो ये बूढ़े लोगों में होता है। अब इसका करेक्शन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ फार साइटेडनेस। ये हाइपरोपिया की ही तरह है कि बगल का क्लियर नहीं दिख रहा है पर दूर का क्लियर दिख रहा है। तो वो लोग भी जो स्पेक्स पहनेंगे उनमें भी कन्वेक्स लेंस लगा रहेगा, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ फार साइटेडनेस एंड इज करेक्टेड विथ अ कन्वेक्स लेंस। अब फिफ्थ क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता, अंधेरे में उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता। इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, यानी कि उसके रॉड सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं।
प्रॉपरली पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक इंसान डिम लाइट में अच्छे से नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डिम लाइट और एट नाइट। दिस इज ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट विजुअल पर्पल, यानी कि रोडोप्सिन। जो रॉड सेल्स है ना, वो रोडोप्सिन उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से डिम लाइट में देखने में दिक्कत होगी। अब ये क्यों होता है? इट्स कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट। तो जो पिगमेंट है उसको बनाने के लिए विटामिन ए की जरूरत है। अगर आप प्रॉपरली ऐसी चीजें नहीं खा रहे हो, जैसे कैरेट्स नहीं खा रहे हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे विटामिन ए मिलता है, ठीक है, अगर आपके डाइट में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है तो आपके बॉडी में क्या होगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगी और फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ए अगर नहीं रहेगा तो रोडोप्सिन यानी कि विजुअल पर्पल भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और फिर रात में उतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जेनेटिक डिजीज होता है, जेनेटिक डिफेक्ट है ये, जिसमें इंसान कलर्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये मेल्स के केस में कॉमन होता है, फीमेल्स के केस में रेयरली देखने को मिलता है। A condition where people cannot tell the difference between certain colors like red and green. तो सोच रहे हो आप, इंसान रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं बता पाता कि ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, ठीक है। दिस इज अ जेनेटिक डिफेक्ट, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स, फीमेल्स में रेयरली देखने को मिलता है। अब कैटरैक्ट, द आई लेंस टर्न्स ओपेक। लेंस क्या है? हमारी आईज में जो लेंस है या कोई भी लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तभी उससे इमेज फॉर्म हो पाती है, तभी वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है। लाइट कौन पास होने देता है? जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही अपने थ्रू लाइट पास होने देते हैं। पर इस केस में, कैटरैक्ट के केस में क्या होता है ना, जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है, यानी कि ये लाइट को अंदर ही नहीं आने देगा, ठीक है, लाइट को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देगा, ये लाइट को ब्लॉक करेगा। तो इस केस में तो दिखेगा ही नहीं इंसान को, क्योंकि लाइट आईज में आ ही नहीं पा रही है, इमेज बन ही नहीं पा रही है, तो आपको क्या दिखेगा फिर, ठीक है। तो ये किस में होता है? कैटरैक्ट में। द आई लेंस टर्न्स ओपेक विच कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस। तो इंसान पूरी तरीके से अंधा हो सकता है। करेक्शन क्या है? इसमें सर्जरी करवानी पड़ती है, ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड विद सर्जरी टू रिमूव द लेंस। तो जो खराब लेंस है, जो ओपेक लेंस है, वो निकाल लिया जाता है, उसकी जगह पे सही लेंस लगाया जाता है। A new lens can be implanted or the person can use highly convex lenses. मतलब दो तरीके हैं, एक पहला सर्जरी, लेंस चेंज करवा लो, जो ओपेक लेंस है वो बाहर आ जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है नया वाला वो अंदर फिट कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हाईली कन्वेक्स लेंस यूज करने पड़ेंगे इंसान को, मतलब बहुत ज्यादा पावर के, ठीक है। तो उसका चश्मा भी इतना, मतलब जो उसके ग्लास होता है, ठीक है, स्पेक्स का, वो भी इतना ज्यादा मोटा होता है। बहुत ज्यादा पावर के कन्वेक्स लेंस लगाने पड़ेंगे इन ग्लासेस टू कंपेंसेट फॉर दैट। अब कॉर्नियल ओपेसिटीज, द कॉर्निया बिकम्स स्कार्ड एंड टर्न्स ओपेक। तो इस केस में कौन ओपेक हो रहा है? कॉर्निया, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। कंजंक्टिवा के बाद कॉर्निया ही आता है, ठीक है। तो ये जो कॉर्निया है ना, यही, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, अब यही ओपेक हो गया, तो लेंस तक तो लाइट आई नहीं। तो कॉर्नियल ओपेसिटीज में क्या है कि कॉर्निया के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हो गए हैं, ठीक है, या कॉर्निया पूरा ओपेक हो गया है, मतलब वो लाइट ब्लॉक कर रहा है, लाइट को एंटर नहीं करने दे रहा आईज में, तो वो भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो इसी को कहते हैं कॉर्नियल ओपेसिटीज। द कॉर्निया बिकम्स स्कार्ड एंड टर्न्स ओपेक, दिस कैन कॉज विजन प्रॉब्लम्स एंड इवन ब्लाइंडनेस। इंसान अंधा भी हो सकता है। करेक्शन, इट कैन बी करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव कॉर्निया। इस केस में जो खराब कॉर्निया है, जो स्कार्ड कॉर्निया है, उसको निकाल करके वहां पे एक हेल्दी कॉर्निया लगाना पड़ेगा। अब हेल्दी कॉर्निया मिलेगा कहाँ से? कोई इंसान जिसने अपनी आईज डोनेट कर रखी हो, ठीक है, तो उसके आईज से कॉर्निया निकाल करके फिर जो ऐसे पर्सन में जिसके पास ये डिफेक्ट है उसके आईज में लगा देते हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज कर देते हैं। It can be corrected by replacing the defective cornea with a healthy one from a donated eye. तो donated eye से क्या किया हमने? हेल्दी कॉर्निया निकाला और डिफेक्टिव आई में लगा दिया, खराब वाला कॉर्निया निकालने के बाद, ठीक है। अब लास्ट डिफेक्ट है स्क्विंट।
स्क्विंट यानी कि क्रॉस आई या वाइड आई। बहुत लोगों में ये दिक्कत होती है कि जो आई के ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना आइरिस, ये बीच में आ जाता है, या बहुत लोगों में ये जो आइरिस होता है वो थोड़ा दोनों तरीके से वाइड हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, आइरिस को होना चाहिए बीच में, पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर, मतलब ऐसे बीच में हो जाएगा। बहुत लोगों में आपने देखा होगा आइरिस ऐसा हो जाएगा, मतलब कि एकदम कॉर्नर में। तो इसको बोलते हैं वाइड आई। एंड क्रॉस्ड आई किसको बोलते हैं, जब आईबॉल्स, मतलब ये जो आइरिस वाला पोर्शन होता है ना, कलर्ड पोर्शन, ये एकदम बीच में आ जाता है, तो इसी को कहते हैं स्क्विंट। ये जो प्रॉब्लम है, ये आई मसल्स की दिक्कत होती है। ठीक है, आई मसल्स प्रॉपरली आई की पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब दिस इज अ डिफेक्ट वेयर द टू आईज में आइदर कन्वर्ज, क्रॉस आई, और डाइवर्ज। तो या तो ये कलर्ड पार्ट अंदर चला जाएगा, जिसको क्रॉस आई बोलते हैं, या तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको वाइड आई बोलते हैं। बोथ कंडीशंस कैन लीड टू डबल विजन, ऑल्सो नोन एज डिप्लोपिया। तो इस केस में इंसान को हर एक ऑब्जेक्ट दो दो दिखता है। ठीक है, अगर आप खुद से भी मैनुअली भी अगर ये जो दो पोर्शन है उसको बीच में करोगे, आपको सब कुछ दो दो दिखाई देगा। बचपन में हमने बहुत किया होता है ये सब। ठीक है, तो आपको सब कुछ दो दो दिखाई देगा। नाउ करेक्शन, दिस कैन बी करेक्टेड विद सर्जरी, एक ऑप्शन, एंड सूटेबल आई एक्सरसाइजेस। आई एक्सरसाइजेस क्यों, ताकि जो आई के मसल्स है, जो आई को होल्ड करके रखे हैं, तो वो जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, जो आई मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाए, और वो आई बॉल को अपने जगह पे रखे, फिक्स्ड रखे। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन ईयर। आई के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में, और लास्ट में आई डिफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ईयर। ठीक है, नाउ द ह्यूमन ईयर इज कंसर्न्ड विथ टू फंक्शंस। पहला हियरिंग, दूसरा बॉडी बैलेंस। ये आपको पता था। हियरिंग तो देखो बचपन से हमने सीखा है कि जो ईयर्स है वो हमें सुनने में मदद करते हैं, पर हमारे बॉडी के बैलेंस को ईयर्स मेंटेन करते हैं, ये हमने क्लास 10 में आकर के जाना है ना। तो ईयर्स के दो फंक्शंस क्या है, पहला हियरिंग एंड दूसरा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। अब स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फिर ये पार्ट है हमारा मिडिल ईयर, एंड दिस वन, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इनर ईयर। ये मिडिल ईयर थोड़ा आगे आएगा, बिकॉज यहाँ पे ईयर ड्रम है, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे मिडिल ईयर है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, ये जो स्नेल जैसा आपको दिख रहा है, ये पार्ट हमारा इनर ईयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो ईयर के तीन पार्ट्स क्या है, एक आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, और उसके बाद इनर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या है, इट इंक्लूड्स द पिन्ना which is the visible projecting part and the auditory canal that leads to the eardrum, जिसको टिम्पैनम भी बोलते हैं। So this part is the pinna। अब पिन्ना का फंक्शन क्या है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनल से ईयरड्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो पिन्ना है ना, ये इतना बड़ा क्यों होता है, ताकि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो पिन्ना का काम क्या है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, और ऑडिटरी कैनल का काम क्या है, साउंड वेव्स को ईयरड्रम तक पहुंचाना। फिर मिडिल ईयर में आ जाते हैं। मिडिल ईयर में क्या है, दिस कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। Their names are malleus, incus and stapes, जिसका दूसरा नाम है malleus को हैमर भी बोलते हैं, incus को anvil भी बोलते हैं, stapes को stirrup भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 बोन्स क्या है, ईयर ऑसिकल्स इन्हें कहा जाता है, और ये मिडिल ईयर में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, फिर आपको इसका और मतलब जूम्ड इन डायग्राम भी बताएंगे। ये क्या है, ये है ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, दिस इज ईयर ऑसिकल। अब इसी पोर्शन को हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। ये देखो,
इसी को थोड़ा जूम इन करके बताया गया है। यहाँ पे ईयर ड्रम है, दिस पोर्शन इज द, अलग कलर यूज करते हैं, दिस पोर्शन इज द ईयर ड्रम, ठीक है, ये क्या है, ईयर ड्रम है। अब ईयर ड्रम के इस पार्ट से हैमर निकलता है, दिस इज द हैमर। हैमर किससे कनेक्टेड है, एनुअल से। ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है, एनुअल है। एंड एनुअल किससे कनेक्टेड है, स्टिरअप से, दिस इज द स्टिरअप, ठीक है, इसको स्टिरअप बोलते हैं। तो ये तीन बोन्स को 1, 2 एंड 3, तो ये तीन बोन्स मिला करके क्या फॉर्म करते हैं, ईयर ऑसिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल ईयर का पार्ट है। मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द थ्रोट वाया द यूस्टैचियन ट्यूब। तो कहाँ है यूस्टैचियन ट्यूब, यहाँ पे जो मिडिल ईयर होता है ना, वो थ्रोट से कैसे कनेक्टेड होता है, यूस्टैचियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है। तो मिडिल ईयर और थ्रोट को कौन कनेक्ट करता है, यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ गए, The handle of the hammer bone is attached to the inner surface of the eardrum. तो ये जो हैंडल है वो eardrum से यहाँ पे अटैच्ड है। फिर its opposite end is connected to the anvil. इसका जो opposite end है ये anvil से connected है, which in turn is joined to the stirrup. और anvil किससे connected है, stirrup से connected है, ठीक है। The stirrup is attached to the membrane covered opening called the oval window. तो ये रहा oval window, ठीक है। तो stirrup इस मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, इसको बोला जाता है ओवल विंडो, ठीक है। विच लीड्स टू इनर ईयर, अनदर ओपनिंग द राउंड विंडो ऑल्सो कनेक्ट्स टू द इनर ईयर। तो सबसे पहले स्टिरअप, स्टिरअप के बाद ओवल विंडो है जो कि इनर ईयर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ओवल विंडो के भी अंदर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं राउंड विंडो। क्लियर है। तो हमने अभी मिडिल ईयर के तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पहले ईयर ऑसिकल, जिसमें क्या आ रहा था, हैमर, एनविल और स्टिरअप। तो हैमर का एक साइड ईयर ड्रम से कनेक्टेड है, दूसरा एनविल से कनेक्टेड है। एनविल का एक साइड स्टिरअप से कनेक्टेड है, ठीक है। और स्टिरअप किससे कनेक्टेड है, ओवल विंडो, जो कि उसको, ओवल विंडो का काम क्या है, मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करना। अब इस ओवल विंडो के अंदर एक और कवरिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड विंडो। और इन दोनों का काम क्या है, मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करना। अब इनर ईयर को मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भूल भुलैया जैसा, लैबिरिंथ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, एक स्नेल के शेल जैसा होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। तो इनर ईयर के तीन पार्ट्स हैं, एक कॉक्लिया, ठीक है, फिर सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉक्लिया, दिस इज द सेमी सर्कुलर कैनल, एंड ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये तीनों मिला करके क्या फॉर्म करते हैं, इनर ईयर फॉर्म करते हैं। तो कॉक्लिया में क्या है, इट इज अ स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ स्नेल शेल, स्नेल के शेल जैसा दिखता है ये। इट्स इनर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट कैनल्स। तो ये जो कॉक्लिया है ना, ये भी अंदर से 3 कैनल्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये एक ट्यूब जैसा बार बार घुमा हुआ है, एक ट्यूब ही तो बार बार घुमा हुआ है ना, तभी तो ये जो स्नेल के शेल जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना। तो इसी ट्यूब में 3 कैनल्स होते हैं। पहला, ये जो ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको 3 कैनल्स दिख रहे होंगे। तो पहला ये जो है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कैनल, बीच वाले कैनल को बोलते हैं मीडियन कैनल, और नीचे वाले यानी कि तीसरे कैनल को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनल कैनल। तो जो मीडियन कैनल है ना, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, एंड बाकी जो कैनल्स हैं इसमें फ्लूइड भरा रहेगा पेरीलिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द मीडियन कैनल कंटेन्स द फ्लूइड एंडोलिम्फ एंड द अदर 2 कंटेन पेरीलिम्फ, ठीक है। द मीडियन कैनल ऑल्सो कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो इसमें मीडियन कैनल में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, जो ईयर को साउंड परसीव करने में, साउंड सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीडियन कैनल में प्रेजेंट होते हैं। अब
ऑर्गन ऑफ कॉटाई में जितने भी सेल्स होंगे ना, उन सब सेल्स में कुछ फाइबर्स होंगे और ये सारे फाइबर्स एक साथ जुड़ करके क्या फॉर्म करेंगे? ऑडिटरी नर्व फॉर्म करेंगे। नाउ ऑर्गन ऑफ कॉटाई हैज सेंसरी सेल्स फॉर हियरिंग। These nerve fibers from these cells form the auditory nerve. तो ये जो सेंसरी सेल्स है ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, तो हर एक सेंसरी सेल के पास नर्व फाइबर होता है। यही सारे नर्व फाइबर्स जुड़ करके कौन सा नर्व फॉर्म करते हैं? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करता है? ईयर्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करने में काम आता है कि आपने साउंड तो सुन लिया ईयर्स के थ्रू, पर अब ये साउंड किसकी है, तो वो पहचानने में आपको कौन मदद करेगा? ब्रेन। तो साउंड इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा कौन? ऑडिटरी नर्व पहुंचाएगा। कहां से पहुंचाएगा? ईयर्स से। क्लियर? द सेंसरी सेल्स लाई ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है? ये रहा हमारा मीडियन कैनल। तो मीडियन कैनल का ये जो बेस है ना, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेल्स को ये बेस और ग्रुप ऑफ सेल्स अलग से बनाते हैं। ये बेस है, ठीक है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, अब आते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स पे। 3 कैनल्स अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन डिफरेंट प्लेन्स. One end of each canal is widened to form an ampulla, which contains sensory cells important for dynamic balance. ठीक है, तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनल्स है, आप देख सकते हो। ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। हर एक सेमी सर्कुलर कैनल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस्ड है। ये वाला भी 90 डिग्री के एंगल पे, ये वाला भी 90 डिग्री के एंगल पे और बीच वाला भी। तो हर एक सेमी सर्कुलर कैनल 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस्ड है एक दूसरे से। क्लियर है? तो ये जो कैनल्स है ये लास्ट में आ करके यहाँ पे फूल जाते हैं। इसको और क्लीन तरीके से दिखाते हैं। वेट, सब कुछ रब कर लेंगे और क्लियरली समझ में आएगा। ये जो कैनल्स है ना, ये यहाँ पे आ करके फूल जा रहे हैं। ये जो फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, हर एक कैनल के एंड में ये फूला हुआ पोर्शन है, ये स्वोलन पार्ट है। इसको बोला जाता है एम्प्यूला। इसमें बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी के डायनामिक बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। डायनामिक बैलेंस यानी कि जब आप चल रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो, तब जो आपका बैलेंस मेंटेन रहता है। आप गिरते नहीं हो ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि चक्कर आ गया तो गिर गए, बाकी आप खड़े हो तो आप खड़े रह पाते हो, है ना। तो ये क्या है आपका डायनामिक बैलेंस, की जब भी आप मूव कर रहे हो तो प्रॉपर्ली बैलेंस मेंटेन करके मूव करो, गिरो नहीं। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? एम्प्यूला में होते हैं सेंसरी सेल्स जो डायनामिक बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ampulla contains sensory cells which are important for dynamic balance and the nerve fibers from them join the auditory nerve. तो इन सेल्स से भी जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो ऑडिटरी नर्व में जाकर के मिल जाते हैं। जैसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई से भी नर्व फाइबर्स निकल करके ऑडिटरी नर्व फॉर्म कर रहे थे, वैसे ही एम्प्यूला से भी जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो फाइनली किसके साथ जाके मिल जाते हैं? ऑडिटरी नर्व के साथ जाकर के मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं सेल्स को ऑडिटरी नर्व तक वो सिग्नल पहुंचाना होता है। एम्प्यूला में जो सेंसरी सेल्स है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में जो सेंसरी सेल्स है, तो सेंसरी सेल्स का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, है ना। तो बीच में कोई नर्व तो होगा, तो इसी नर्व को बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ये सेंसरी सेल्स क्या करते हैं? इस सिग्नल को ऑडिटरी नर्व को दे देते हैं। ऑडिटरी नर्व क्या करता है? ये सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल, अ शॉर्ट स्टेम जॉइनिंग द बेसिस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनल एंड द कॉक्लिया। तो सेमी सर्कुलर कैनल और कॉक्लिया के बीच में एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो दिस पोर्शन इज द वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनल और कॉक्लिया को जोड़ने का काम करता है। वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट है, जो सेमी सर्कुलर कैनल के तरफ है, उसको बोलते हैं यूट्रिक्युलस, और जो लोअर पार्ट है जो कॉक्लिया के तरफ है उसको बोलते हैं सैक्युलस। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं वेस्टिब्यूल के, यूट्रिक्युलस एंड सैक्युलस। क्लियर?
तो वेस्टिब्यूल इज अ स्टेम joining the bases of the semicircular canal to the cochlea. It is made up of two parts, utriculus and sacculus, which contain sensory cells. तो जैसे एम्प्यूला में सेंसरी सेल्स होते हैं डायनामिक बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही यूट्रिक्यूलस एंड सैक्युलस में भी कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जो बॉडी के स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब स्टैटिक बैलेंस का मतलब जब आप मूव नहीं कर रहे हो तभी भी आपका बॉडी बैलेंस बना के ही बैठेगा या बैलेंस बना के ही खड़ा होगा, तो वो बैलेंस को कौन रेगुलेट करता है? यूट्रिक्यूलस एंड सैक्युलस। यानी कि अगर आप खड़े हो तो खड़े खड़े लुढ़क ना जाओ, है ना, अगर आप बैठे हो बैठे बैठे लुढ़क ना जाओ। तो स्टैटिक बैलेंस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो उसको कौन मेंटेन करता है? यूट्रिक्यूलस एंड सैक्युलस। अब लास्ट है, हम लोग फाइनली साउंड को सुन कैसे पाते हैं। तो सबसे पहले जो पिन्ना है, which is a part of the outer ear, it collects the sound waves and directs them down the external auditory canal to the eardrum, causing it to vibrate. तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पिन्ना जो है इसने साउंड वेव्स कलेक्ट किए, ठीक है। अब ये साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनल के थ्रू कहां तक पहुंचेंगे? ईयर ड्रम तक पहुंचेंगे, और जैसे ये साउंड वेव्स होंगे ईयर ड्रम तक पहुंचेंगे, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्योंकि अगर कहीं से साउंड आ रही है तो साउंड क्या है? वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वाइब्रेशंस हो रहे हैं तब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन आपके थ्रू आ रही है और तब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। क्लियर है? तो ऐसे ही होता है, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ही वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड। अब ये जो वाइब्रेशंस है ये हमारा आउटर ईयर क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और इन वाइब्रेशंस को ऑडिटरी कैनल के थ्रू कहां तक पहुंचाएगा? ईयर ड्रम तक। यहां से वाइब्रेशंस जाएंगी ऑडिटरी कैनल, ये जो पाइप है ऑडिटरी कैनल, इसके थ्रू वाइब्रेशंस जाएगी ईयर ड्रम तक, और ईयर ड्रम इन वाइब्रेशंस को रिसीव करते ही वाइब्रेट होने लग जाएगा। अब ये वाइब्रेशंस ईयर ऑसिकल्स को भी वाइब्रेट करवाने लग जाएंगी, मतलब वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ईयर ड्रम जैसे जैसे वाइब्रेट कर रहा है तो ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ जो हैमर है वो भी वाइब्रेट करने लग जा रहा है। जब हैमर वाइब्रेट करेगा एंविल भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है। फिर स्टिरअप भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये वाइब्रेशंस कहां तक पहुंच जाएंगी? इनर ईयर तक। इनर ईयर में होते हैं सेंसरी सेल्स जो इन वाइब्रेशंस को रिसीव करके एक इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उसको जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ऑडिटरी नर्व जो कि ईयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व जो कि ईयर में प्रेजेंट है, नीचे हमने देखा था, यहाँ पे कहा गया? दिस इज द ऑडिटरी नर्व। तो यहां से जो इम्पल्सेस है, ठीक है, यहां से जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस होंगे मतलब क्रिएट होंगे, तो ये इम्पल्सेस को ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? ऑडिटरी नर्व पहुंचाएगा। क्लियर? The eustachian tube ensures air pressure is equal on both the sides of the eardrum, allowing it to vibrate freely. तो यूस्टैचियन ट्यूब क्या कर रहा था? मिडिल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट कर रहा था। यूस्टैचियन ट्यूब का एक और फंक्शन है, ये ईयरड्रम के दोनों साइड एयर प्रेशर को इक्वल रखता है। अगर ईयरड्रम के इस साइड पे एयर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इस साइड की जो एयर है वो ईयरड्रम को ऐसा बना देगी, ठीक है। तो ईयरड्रम फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। अगर इनसाइड एयर प्रेशर ज्यादा हुआ तो ईयरड्रम ऐसा हो जाएगा, तो ईयरड्रम वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, फ्रीली। तो यूस्टैचियन ट्यूब क्या करती है? ये ईयरड्रम के दोनों साइड इक्वल एयर प्रेशर बना करके रखती है, जिसके वजह से ईयरड्रम फ्रीली वाइब्रेट कर पाता है। क्लियर है? तो यूस्टैचियन ट्यूब का फंक्शन अगर पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है कि ये मिडिल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है एंड ईयरड्रम के दोनों साइड एयर प्रेशर को इक्वल रखती है, सो दैट द ईयरड्रम कैन वाइब्रेट फ्रीली, ठीक है। The eustachian tube ensures air pressure is equal on both the sides of the eardrum, allowing it to vibrate freely. The vibrating eardrum sets the three ossicles into vibration.
तो अब ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम से कहाँ जा रही है, ईयर ऑसिकल्स तक, वो भी वाइब्रेट करने लग जा रहे हैं। द वाइब्रेशन इज देन एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड का मतलब वाइब्रेशंस और लाउड हो जा रही है। तो ईयर ऑसिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर दे रहे हैं, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर ये वाइब्रेशंस है जो इतने एम्पलीट्यूड में है, ठीक है, तो ईयर ऑसिकल्स क्या करेंगे ना, इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो फर्क होता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है। तो ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, पहले ही एम्पलीट्यूड कम था, ईयर ऑसिकल्स इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि आवाज और क्लियरली परसीव की जा सके, सेंसरी सेल्स आवाज को और क्लियरली परसीव कर सके। ठीक है, नाउ the stirrup transmits the vibration to the oval window, which in turn causes the fluid inside the cochlear canals to vibrate. तो हमने पढ़ा था ना कि कॉकलिया में भी कुछ कैनल्स होते हैं, मीडियन कैनल, वेस्टिब्यूलर कैनल, है ना, फिर टिम्पैनम, जो टिम्पैनिक कैनल था, तो उसमें भी फ्लूइड्स थे, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ। ठीक है, तो जो स्टिरअप वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा इनर ईयर में, तो इनर ईयर में ये जो फ्लूइड्स हैं ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और जब ये फ्लूइड्स वाइब्रेट करेंगे तो ये सेंसरी सेल्स को डिस्टर्ब करेंगे। कॉकलिया में क्या था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, मीडियन कैनल के अंदर, हमने जस्ट अभी पढ़ा था। तो मीडियन कैनल के अंदर क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है सेंसरी सेल्स। तो जब मीडियन कैनल और बाकी कैनल्स के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट करने लग जाएगा, तब ये वाइब्रेशंस इन सेंसरी सेल्स को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और ये सेंसरी सेल्स एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नाउ इट कॉजेज द फ्लूइड इनसाइड द कॉक्लियर कैनल टू वाइब्रेट। द वाइब्रेटिंग फ्लूइड stimulates the hair-like processes of the sensory cells in the cochlea. तो कॉक्लिया में क्या था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स। तो इन वाइब्रेशंस के वजह से ये सेंसरी सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एंड दे विल जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स. These cells transmit impulses to the brain via the auditory nerve, allowing us to perceive the sound. तो ये जो इम्पल्स है ये ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ऑडिटरी नर्व, जो ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। और तभी जब ब्रेन तक ये इम्पल्स पहुंचेगा तभी हम लोग उस साउंड को परसीव कर पाएंगे कि अच्छा ये तो इसकी साउंड है, ये साउंड पियानो की है, ये साउंड वायलिन की है। ठीक है, तो आप तभी परसीव कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे साउंड को। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज पे। Humans can typically hear sounds with frequency from 20 Hz to 20,000 Hz. तो हम लोग इतने फ्रीक्वेंसी की ही साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड इंफ्रासोनिक होती है जो हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड अल्ट्रासोनिक होती है जो भी हम नहीं सुन सकते। तो हम लोग इसी रेंज की साउंड सुन सकते हैं, with the most sensitive range being 1000 to 4000 hertz. तो ये और ज्यादा परफेक्ट रेंज है। इस बीच की जो साउंड होती है ना, जो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में होती है, वो और ज्यादा अच्छे से हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, we cannot hear all the frequencies. तो सारे फ्रीक्वेंसी की साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। ये रेंज है जिस रेंज में हम लोग सुन सकते हैं साउंड को। क्लियर? अब बैलेंसिंग। तो अभी तो हमने पढ़ा हियरिंग के बारे में, अब हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग में ईयर कैसे हेल्प करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एंड फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि ईयर डायनामिक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है। जो सेमी सर्कुलर कैनल्स में एम्प्यूला है, एम्प्यूला के जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो डायनामिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जो वेस्टिब्यूल में यूट्रिक्युलस एंड सैक्युलस है, वेस्टिब्यूलर रीजन में, तो उनमें जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, द सेंसरी सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, which is our sense of balance when the body is in motion. Fluids in the canal shake as the head moves.
pushing against sensory cells that send signals to the brain via the auditory nerve. तो इसमें भी यही होता है, जब भी हम लोग मूव करते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनल में जो फ्लूइड होता है ना, वो एम्प्यूला के सेंसरी सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। तो ये सेंसरी सेल्स इंपल्स जनरेट करते हैं और ब्रेन तक इंपल्स को पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ठीक है, तो डायनामिक बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? एम्प्यूला, जो कि कहां पाया जाता है? सेंसरी सेमी सर्कुलर कैनल्स में। फिर स्टैटिक बैलेंस, द सेंसरी सेल्स इन द यूट्रिक्युलस एंड सैक्युलस register static balance with respect to gravity, helping us to maintain our balance when we are still. तो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि हम लोग गिर ना जाए, बैठे बैठे गिर ना जाए, खड़े खड़े गिर ना जाए, है ना। तो स्टैटिक बैलेंस कौन मेंटेन कराता है? जो यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस में जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो मेंटेन कराते हैं। अब लास्ट है गिव रीजन। Why do we feel dizzy after spinning? मतलब जब हम लोग गोल गोल घूमते हैं, तो जब हम लोग स्टेशनरी एक बार हो जाते हैं तभी भी हमारा माथा चकरा रहा होता है, ऐसे लगता है कि अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग गोल गोल घूमते हैं तो हमारे इनर ईयर में जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो भी घूमने लग जाते हैं। तो फ्लूइड तो एक बार में स्टॉप नहीं होगा ना, आप अपने बॉडी को एक बार में स्टॉप कर सकते हो, पर जैसे ही आप स्टॉप हो रहे हो, अभी भी आपके इनर ईयर के फ्लूइड्स मूव कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्टॉप होंगे। तो जब वो धीरे धीरे स्टॉप होते हैं तब आपको वापस नॉर्मल फील होता है, क्योंकि वही फ्लूइड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायनामिक और स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक वो फ्लूइड्स नॉर्मल नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि आपका बैलेंस कभी भी डगमगा जाएगा, आपको डिजी फील होगा। तो when you spin, the fluid in the semicircular canals continue to move for a short time after you stop. तो स्टॉप होने के बाद भी ये फ्लूइड थोड़ी देर तक मूव करते रहते हैं, which can make you feel dizzy as semicircular canals are concerned with dynamic balance of the body. Sea sickness, car sickness are also related to these sensations of equilibrium. तो अगर आप बहुत टाइम तक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या शिप में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है? बार बार आपकी बॉडी मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। तो जब आप स्टॉप हो भी जाते हो ना, तो आपके सेमी सर्कुलर कैनल्स के फ्लूइड मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है आप अभी भी ट्रेन में हो, आप अभी भी कार में हो। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है। एक और पॉइंट, हमने यहाँ पे ऊपर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का साउंड ही सुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ये एक पॉइंट है, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गुजर सकते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर आप पंडाल वगैरह में जाते होगे, तो वो लोग जब जहां बहुत भीड़ होती है तो वो लोग एक बार रस्सी ऊपर करते हैं, थोड़े सेकंड्स के लिए रस्सी ऊपर करते हैं। उन सेकंड्स में जितने लोग उन रस्सी को क्रॉस कर सकते हैं वो उस पार पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है? एक सेकंड में इस पॉइंट को कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ क्रॉस करेंगे, उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्रेस्ट क्या है? ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वेव का, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड मतलब एकदम नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो आप कुछ भी पकड़ सकते हो, या तो नंबर ऑफ क्रेस्ट मान लो या तो नंबर ऑफ ट्रफ मान लो, बात एक ही है। तो एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट जाएंगे या कितने नंबर ऑफ ट्रफ्स जाएंगे, उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर मान लो 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में उस पॉइंट से 20 क्रेस्ट या तो 20 ट्रफ्स क्रॉस हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है, अगर 20,000 हर्ट्ज है तो सोचो आप एक सेकंड में उस पॉइंट से 20,000 क्रेस्ट या तो 20,000 ट्रफ्स गुजर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आपको पहले समझना होगा, तब आप जाके जानोगे कि फ्रीक्वेंसी, कौन से फ्रीक्वेंसी की साउंड हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर है? तो इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे समझा दिया बायोलॉजी के चैप्टर में। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है।
तो ये चैप्टर तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है। आई होप कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।